हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर। इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताने वाले हैं, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ेगा एवं आपका कौशल विकसित होगा और रोजगार के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की पॉइंट्स ऑफ माय चैनल। देखिए, हेल्प्स एवरीवन बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन दैट इज एजुकेट पीपल। Provide education that is knowledgeable. Now, guided knowledge become skills. Then improve your education and skill regularly with smart tutor. Mastery in all, that is education, knowledge, skills with smart tutor leads to accomplish great achievements. तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल का ये वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विद स्मार्ट ट्यूटर। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ करंट अफेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल के वीडियो नहीं देखे हैं, इस करंट अफेयर से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा। वो काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें मेरे द्वारा उसमें बताई गई हैं, जिनका उपयोग करके आप अपना कौशल विकसित कर सकते हैं, अपने रोजगार के अवसर बढ़ा सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। You will get here the latest monthly and weekly updated current affair। तो करंट अफेयर का स्कोप बहुत वाइड होता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य रूप से टॉपिक्स आते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें नेशनल न्यूज़ आती हैं, देश से संबंधित खबरें होती हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं, विदेशों से संबंधित खबरें होती हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई अपडेट्स हैं, या फिर कोई अनुसंधान हुआ है, या फिर कहीं पे कोई परीक्षण हुआ है, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो सकते हैं। पर्सन इन न्यूज़ हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट किसी पर्सन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो भी करंट अफेयर में पूछी जाती है। समिट, कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा कुछ इम्पोर्टेंट हुआ है, या मिसलिनियस भी करंट अफेयर हो सकते हैं, किसी को कोई अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है इत्यादि। तो यहाँ तक हम ये चीज़ें देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब करंट अफेयर का स्कोप तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि करंट अफेयर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और इसका उपयोग किस किस लोगों के लिए किया जा सकता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहला है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास ट्वेल्थ, करंट अफेयर ऑफ और जनरल नॉलेज। सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्लास फर्स्ट से क्लास ट्वेल्थ के हैं, उनके लिए करंट अफेयर का बहुत अत्यधिक उपयोग है। ओलंपियाड्स होते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उन एग्जाम्स में करंट अफेयर्स या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका उपयोग स्टूडेंट के लिए अत्यधिक है। अब देखिए, फॉर गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, आजकल बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर किसी कंपनी में काम करने के लिए अपनी स्किल्स के आधार पर इंटरव्यू या रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो उन सभी के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण है। अब जैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो करंट अफेयर से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। उसमें एक सेक्शन होता है करंट अफेयर का। अब करंट अफेयर में कहाँ कहाँ देखिए जरूरी होता है, कौन कौन से एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। बैंक्स में, आईबीपीएस में, क्लर्क और प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में, रेलवे में आ सकते हैं,
एसएससी में आ सकते हैं, यूपीएससी में आ सकते हैं, एमपीपीएससी में आ सकते हैं, किसी भी स्टेट की पीएससी में आ सकते हैं। तो इसका उपयोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए अत्यधिक होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब कोई स्टूडेंट जो कि आर्मी स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी आर्मी स्कूल की वैकेंसी, आर्मी स्कूल में एडमिशन के लिए वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कि क्लास 8 तक, 7th और 8th का सिलेबस आएगा और उसकी एग्ज़ाम्स होगी। तो उसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और नवोदय स्कूल का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी करंट अफेयर, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, फॉर प्रोफेशनल टीचर्स फॉर एनहेंसिंग देयर स्किल्स। जो प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल टीचर होते हैं, स्कूल में टीचर हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, अपना नॉलेज इन्हेंस करने के लिए, अपनी स्किल बढ़ाने के लिए उनको करंट अफेयर की जानकारी होना अत्यधिक आवश्यक है। फॉर एवरी वन फॉर एनहेंसिंग देयर नॉलेज रिक्वायर्ड इन सस्टेनेबल लाइफ एक्टिविटी। अगर आप करंट अफेयर के बारे में जागरूक रहेंगे तो आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी और आपको शासन से संबंधित भी जानकारियाँ प्राप्त होगी, सरकार की नीतियों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो आप अपडेटेड रहेंगे अपने नॉलेज से, तो इससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तब यहाँ तक तो हम ये देख चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना यह वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डिस्कस की हैं और बहुत नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। तो यह निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंतिम तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताई है। इसमें मैं आपको अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो भी अपकमिंग आने वाले महीनों में एग्ज़ाम्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, किसी एग्ज़ाम है, जैसे अभी आईआईटी है, नीट है, और भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्किप करेंगे तो आपको सारी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नीट यूजी के साथ साइंस मैनेजमेंट कॉलेज की भी प्रवेश परीक्षा। एजुकेशन कैलेंडर मार्च 2025। अब देखिए, अभी नीट स्टैंड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इट इज अ नेशनल एग्जाम फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन इंडिया। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट द एग्जाम। अब नीट की तैयारी जो भी कर रहे हैं, नीट के माध्यम से आप एमबीबीएस परीक्षा जो होती है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। जिनको भी कैंडिडेट को, स्टूडेंट्स को, जिन्होंने अभी 12th पास किया है या जो अभी 12th में हैं, वो भी इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। इसकी वैकेंसी निकल चुकी है प्रवेश परीक्षा की। अब इसमें देखिए, नीट के माध्यम से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है आपको। गवर्नमेंट कॉलेज में, जो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड कॉलेज हैं, उनमें एडमिशन मिलता है नीट के माध्यम से। तो अब इसमें देखिए, आवेदन करने की तिथि क्या है, 7 मार्च तक। आप 7 मार्च तक ही आवेदन कर सकते हैं इसमें। अब परीक्षा एजेंसी तो मैंने जैसे बताया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो एक एग्जाम एग्जाम कंडक्ट करती है ऑल ओवर इंडिया। इसका शुल्क 1700 रुपये है, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए। अब इसके सिलेबस में देखिए क्या क्या क्वेश्चन, मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स आता है इसमें, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी में दोनों फील्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं, बॉटनी और जूलॉजी से। अब इसमें कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, देखिए, इसमें कैंडिडेट करीब 24 लाख से अधिक हो सकते हैं। इतना कंपटीशन इसमें लगभग लगभग हो सकता है। अब इसकी परीक्षा कब होगी, देखिए, इसकी परीक्षा होगी 4 मई 2025 से इसकी परीक्षा प्रारंभ होगी। तो आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो आप इसके लिए इसकी वेबसाइट पे जाके अपना एप्लीकेशन, अपनी अप्लाई कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जेई मेंस, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, अब देखिए इसकी परीक्षा एजेंसी, इसकी भी एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट द एग्जाम जेई मेन। अब ये सेकंड है। फर्स्ट अटेम्प्ट जिन्होंने अभी दिया था जेई मेंस का, अगर उनका नहीं हो पाया, उनका इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए, या नंबर उनके नंबर से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अभी जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट भी वो दे सकते हैं, जो अभी 12th कर रहे हैं या फिर 12th कर चुके हैं। अब देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। जेई मेंस के थ्रू आईआईटी में एडमिशन मिलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब परीक्षा शहर की जानकारी कब होगी, इसमें प्राप्त होगी मार्च के दूसरे सप्ताह में, प्रवेश पत्र मार्च के आखिरी सप्ताह में, और परीक्षा कब होगी 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक। तो इसका अभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करा के आप जेई मेंस के सेकेंड एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब देखिए सीएमएस, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन। कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन में पद निकले हुए हैं, कितनी वैकेंसी निकली है, 705। अब इसकी नियुक्ति कहाँ होगी, मेडिकल ऑफिसर रेलवे व ऑफिसर जनरल ड्यूटी, ऑफिसर्स के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। और इसकी आखिरी तारीख कब है, 11 मार्च 2025। इसका पैटर्न क्या होगा, इसका पैटर्न होगा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन होगा और 10 इंटरव्यू होगा। इसकी परीक्षा कब होगी, 20 जुलाई पर। तो इस वैकेंसी को भी आप भर सकते हैं मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अभी बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है। देखिए इसकी आखिरी तारीख आवेदन की 4 मार्च है। तो आप इसको आरआरबी को जरूर भरिएगा। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका आवेदन 4 मार्च तक भर सकते हैं। इसकी परीक्षा एजेंसी है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये इसमें कौन कौन सी वैकेंसी रखी गई हैं, ग्रुप डी की, और इसमें कितनी वैकेंसी हैं, 32,438, इतने पद इसमें निकले हुए हैं। अब इसका पैटर्न क्या है परीक्षा का, देखिए इसका पैटर्न है सीबीटी व फिजिकल टेस्ट। इसमें 18 से 38 साल तक के अगर आप आयु के बीच में हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका आवेदन शुल्क कितना है, जनरल कैंडिडेट के लिए इसका आवेदन शुल्क है 500 रुपये। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आईएटी। आईएटी स्टैंड फॉर आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या है, आईआईटी का फुल फॉर्म है आईआईएसईआर एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज अ कॉमन बेस्ड टेस्ट that is used to admit a student to the Indian Institute of Science, Education and Research, IISER। अब देख लेते हैं इसमें आईआईटी 2025 में आपको संस्थान में कहाँ कहाँ प्रवेश मिलेगा। देखिए आईआईटी मद्रास में, आईआईएससी बेंगलोर में जैसे संस्थाओं में प्रवेश के लिए, अगर इन संस्थानों में आप प्रवेश चाहते हैं तो आप ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा कब होगी इसकी, 25 मई को। इसकी परीक्षा होगी 25 मई को, और इसमें आवेदन आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 25 अप्रैल तक। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि कब है, सॉरी, इसमें आवेदन की अंतिम तिथि कब है, 15 अप्रैल तक।
और रजिस्ट्रेशन 5 मार्च से प्रारंभ हो जाएंगे और परीक्षा होगी 25 मई को। और इसमें कैंडिडेट कितने होते हैं? इसमें कैंडिडेट होते हैं 35,000 से अधिक हो सकते हैं। तो अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब CAPF, अब CAPF क्या है देखिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसकी भी अभी विज्ञप्ति निकली हुई है और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अब CAPF के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम जान लेते हैं। CAPF इज अ unified name for 7 security forces in India, which are under the authority of Ministry of Home Affairs. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसमें कितनी आती हैं? 7 सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं इंडिया की। तो वो कौन कौन सी 7 सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इंडिया की, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। अब देखिए, द 7 CAPF फोर्सेज आर, फर्स्ट इज असम राइफल्स, a CAPF force. Second is Border Security Force, BSF, a paramilitary force that guards India's land border. Third is Central Industrial Security Force. It is also a CAPF force. Fourth is Central Reserve Police Force, CRPF, the largest CAPF force. Next is Indo-Tibetan Border Police, ITBP, a CAPF force. Next is National Security Guard, NSG, a CAPF force. And last one is Sashastra Seema Bal, SSB, a CAPF force. तो इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी परीक्षा एजेंसी कौन सी है? UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। विभाग माध्यमिक केंद्रीय सशस्त्र सेवाओं में भर्ती। आवेदन 5 मार्च से आप कर सकते हैं। उम्मीदवार इसमें भी करीब 2.5 लाख से अधिक हो सकते हैं। परीक्षा कब होगी इसकी? 3 अगस्त को। इसका आवेदन शुल्क कितना है? जनरल के लिए 200 रुपये। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम बात कर लेते हैं NCT 2025 के बारे में। NCT, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसमें एग्जाम चार पार्ट में होगी तथा फॉर्म में करेक्शन 21 से 22 अप्रैल तक होगा। इसकी परीक्षा एजेंसी कौन सी है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप IIT कॉलेज में एडमिशन JEE से होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। लेकिन अगर आप अपना करियर IIT कॉलेज में प्रवेश लेके बनाना चाहते हैं तो उसका एक विकल्प NCTE भी है। अगर आपकी रुचि अध्ययन में है, मतलब आप टीचर बनना चाहते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और आप किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और आपका नॉलेज अच्छा है, पढ़ने में आपकी रुचि है, पढ़ाने में आपकी रुचि है, तो आप NCTE के माध्यम से भी IIT में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है। इसमें आप IIT के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और इसका प्रोग्राम करने के बाद आप इसमें बहुत अच्छे जॉब्स पा सकते हैं। अब इसका आवेदन कब है? देखिए 16 मार्च तक है, मतलब इसकी वैकेंसी अभी निकल चुकी है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन अभी करा लेना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अब इसका आवेदन शुल्क कितना है? जनरल के लिए 1200 रुपये। इसका एडमिट कार्ड कब निकलेगा? अप्रैल के आखिरी सप्ताह में। और इसकी परीक्षा कब होगी? इसकी परीक्षा होगी 29 अप्रैल को। तो आशा है कि यहाँ तक की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।
तो इसी तरह की अपडेटेड लेटेस्ट करंट अफेयर की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो आशा करते हैं कि अभी तक अगर आप हमारे इस यूट्यूब के चैनल में, यूट्यूब के वीडियो में बने हुए हैं, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें और भी कुछ मैंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां समाहित की है। तो देखिए नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। सार्कोपॉड, सार्कोपॉड जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, क्या है? सार्कोपॉड क्या है? देखिए, फर्स्ट इज फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेसिव वीड। सेकंड ऑप्शन है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। थर्ड ऑप्शन है यूथेनेशिया डिवाइस। और फोर्थ ऑप्शन है स्पेस क्राफ्ट। देखिए, अब ये मौत देने वाली मशीन है। सार्कोपॉड है क्या? एक्चुअली मौत देने वाली मशीन। तो इसका आंसर है यूथेनेशिया डिवाइस। ये यूथेनेशिया डिवाइस है। अब इसके बारे में देखिए, सार्कोपॉड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। देखिए, स्विस पुलिस ने 23 सितंबर 2024 को सुसाइड पॉड नामक सार्को का उपयोग करने वाली 64 वर्षीय अमेरिका महिला की मृत्यु से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूथेनेशिया में एक डॉक्टर द्वारा घातक दवा दी जाती है, जबकि सहायक मृत्यु असिस्टेड डाइंग में व्यक्ति को चिकित्सा समर्थन के साथ स्वयं घातक पदार्थ लेने की अनुमति होती है। मतलब इसमें किसी डॉक्टर के मार्गदर्शन में आप स्वयं घातक पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। सार्कोपॉड जो निटश डॉक्टर फिलिप निटश के द्वारा बनाया गया यूथेनेशिया डिवाइस है, शांतिपूर्ण और नियंत्रित सहायक आत्महत्या के लिए डिजाइन किया गया है। यह गरिमा के साथ मृत्यु को बढ़ावा देता है, लेकिन इसका कानूनी दर्जा स्थान के अनुसार भिन्न होता है। यह पॉड पोर्टेबल है, मतलब इसको आप इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं, जिससे व्यक्ति बिना चिकित्सा सहायता के स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का अंत कर सकता है। तो ये इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में मनुष्यों में पुष्टि किए गए मस्तिष्क के अपशिष्ट निकासी प्रणाली का नाम क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारी बॉडी में, उसको एक्सक्रीशन होता है, तो वो उसके लिए हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस पे शोध किया है। तो शोध करने के बाद उस प्रणाली का नाम क्या है? ब्रेन से जो टॉक्सिक रिमूव होते हैं, उसका नाम क्या है? किस प्रणाली के थ्रू होते हैं? देखिए, यहाँ फिगर में आपको ब्रेन पेरेनकाइमा दिखाई दे रहा है। अब इसके सामने देखिए, आपके ऑप्शंस हैं: ए लिम्फास्टैटिक प्रणाली, बी मस्तिष्क मेरु प्रणाली, सी ग्लिम्फेटिक प्रणाली, और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका उत्तर है ग्लिम्फेटिक प्रणाली। मस्तिष्क के अपशिष्ट निकासी प्रणाली का नाम क्या है? ग्लिम्फेटिक प्रणाली। अब ग्लिम्फेटिक प्रणाली से जुड़ी कुछ खास बातें क्या हैं, देखिए। हाल के अनुसंधान में मनुष्यों में ग्लिम्फेटिक प्रणाली के अस्तित्व की पुष्टि की है, जो मस्तिष्क से अपशिष्ट को विशेष रूप से नींद के दौरान साफ करने वाला एक नेटवर्क है। मतलब जब हम सोते हैं,
तो मस्तिष्क से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वो बाहर आते हैं। तो उसका एक नेटवर्क है। अब यह प्रणाली रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स के आसपास के मस्तिष्क मेरु द्रव चैनलों के का उपयोग करके कोशिकीय अपशिष्ट को हटाती है। सेल के अंदर जो अपशिष्ट होता है उसको ये हटाती हैं, जो अल्जाइमर जैसी स्थितियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जुआन पियांटिनो और उनकी टीम द्वारा किए गए अध्ययन ने इस प्रणाली को मनुष्य जीवित मनुष्य में उन्नत एमआरआई तकनीकों का उपयोग करके देखा। एमआरआई तकनीक का उपयोग करके मनुष्य के अंदर देखा, जो चूहों में पहले के निष्कर्षों पर आधारित है। ग्लिम्फेटिक प्रणाली की समझ से नींद से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट और डिमेंशिया के उपचार में सुधार हो सकता है। डिमेंशिया में क्या होता है कि एक एज के बाद लोगों में डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो लोग भूलने लगते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है और किसी एक ही चीज को बार बार करते रहते हैं। तो वो सब समस्याओं के समाधान के लिए ग्लिम्फेटिक प्रणाली अस्तित्व में आई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने फतह 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है किस देश ने? फतह 2 नाम से। देखिए, पहला ऑप्शन है रूस, सेकंड ऑप्शन है इजराइल, थर्ड ऑप्शन है ईरान और फोर्थ ऑप्शन है चाइना। तो फतह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? देखिए, इसका आंसर है ईरान। ईरान ने फतह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। देखिए, हाल ही में ईरान ने 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। देखिए कितनी अधिक ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं ईरान ने, 180 से अधिक, जिसमें हाइपरसोनिक फतह 2 भी शामिल है। अब इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है इजराइल के हवाई सुरक्षा प्रणालियों पर है इसका लक्ष्य। फतह 2 ईरान की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का नया संस्करण है, जिसका अर्थ फारसी में विजेता होता है। अब इसमें देखिए, हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन वारहेड है, जो हाइपरसोनिक गति पर दिशा बदलने दिशा डायरेक्शन चेंज करने और ग्लाइड करने में सक्षम है। मतलब ग्लाइड करने और दिशा बदलने में सक्षम है। यह मिसाइल तरल ईंधन रॉकेट प्रणोदक का उपयोग करती है, जिससे इसके इंजन को थ्रस्ट बल को समायोजित करने की अनुमति मिलती है। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है, जिसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन का अनावरण किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी जयपुर और डी गुवाहाटी। देखिए, इसका उत्तर है डी गुवाहाटी। इसका उत्तर है डी गुवाहाटी। अब इसके बारे में देखिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन के डिजाइन का अनावरण किया। यह टर्मिनल 2025 की अंतिम तिमाही तक चालू होने की उम्मीद है। एक यूनिट बांस आर्किड थीम के साथ डिजाइन किया गया है, जो असम की प्राकृतिक सुंदरता और बायोडायवर्सिटी को दर्शाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक। 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी जयपुर और डी गुवाहाटी। देखिए, इसका आंसर है जयपुर। 12th रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है देखिए। भारत 3 से 5 मार्च 2025 तक जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह आयोजन एशिया प्रशांत में SDG और कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी को साकार करना विषय पर केंद्रित होगा। 12वें फोरम की एक और खास विशेषता इंडिया पेवेलियन है, जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय पहलों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। इस पेवेलियन में 15 प्रमुख मंत्रालयों और राष्ट्रीय मिशनों की प्रदर्शनियां होंगी, जो सतत विकास के लिए भारत के समग्र सरकारी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए, और इससे रिलेटेड अपन देख लेते हैं। यह मंत्री स्तरीय संवाद, महापौर संवाद और नीति संवाद जैसे सत्रों के साथ इंटरैक्टिव नॉलेज शेयरिंग के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। इसके अलावा CITIIS 2.0 कार्यक्रम को सक्रिय करने के लिए 18 शहरों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं शामिल हैं। CITIIS 2.0 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने, एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। इन 18 स्मार्ट शहरों को एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था। इन 18 शहरों में से 2 शहरों जयपुर और उदयपुर को CITIIS 2.0 के तहत चुना गया है। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर एनर्जी से रिलेटेड, सौर ऊर्जा। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए
समझौता किया है। अभी हमारे देश का फोकस सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। तो सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? देखिए ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी केरल। देखिए इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ सोलर और सौर ऊर्जा के लिए समझौता हुआ है। अब देखिए इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन JNNSM या राष्ट्रीय सौर मिशन भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक पहल है। जनवरी 2010 में शुरू किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को 2 बार संशोधित किया गया और अब 2022 तक 100 गीगावाट सौर PV का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने धार में 200 मेगावाट की सौर परियोजनाओं और राज्य में 1000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को 24 से 25 फरवरी 2025 तक भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था भोपाल में, जो अभी जिसका समापन हो चुका है, उसके दौरान इसको औपचारिक रूप दिया गया था। तो ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज सागर कवच 21-22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? सागर कवच 21-22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? देखिए ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी पश्चिम बंगाल। एक्सरसाइज सागर कवच। अब इसके बारे में देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है। पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास किया गया, जिसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना था। इस अभ्यास में नौसेना, BSF, CISF और स्थानीय पुलिस सहित अन्य एजेंसियों ने भाग लिया, जिन्होंने अपहरण, तस्करी और IED जैसे खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण किया। एक्सरसाइज सागर कवच 21-22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल की 158, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम शेड्यूल है 2025 का, वह आ चुका है। अब यहाँ तक आप ये वीडियो में बने हुए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब इसके आगे देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताने जा रहा हूँ, जो जानकारी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए कौन सी परीक्षा होगी, इसका डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन GPSC 15 मार्च 2025 में बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। कितनी पोस्ट निकली हैं टोटल? 248 पोस्ट। अब इसमें कौन सी, देखिए कौन कौन सी पोस्ट है पहले हम ये देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्लास 2 आयुष विभाग में। सेकेंड इज GPSC प्राइवेट सेक्रेटरी गुजराती में। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1।
क्लास 2 पोस्ट है जीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ सर्विस में निकली है। क्लास 2 की और पोस्ट हैं और बहुत सारी वैकेंसी हैं। तो इस पूरी वैकेंसी का आप कंप्लीट डिटेल जो मैंने वेबसाइट दी है gpsc-ojas.gujarat.gov.in पे जाके आप इसका लेटेस्ट शेड्यूल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अभी ये विज्ञप्ति निकली हुई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड उत्तराखंड यूकेएम एसएसबी जनरल ग्रेड मेडिकल ऑफिसर। अब इसमें देखिए कितनी वैकेंसी निकली है, 276 वैकेंसी निकली है और इसकी लास्ट डेट कब है, 11 मार्च 2025। तो इससे रिलेटेड आप सारी जानकारी इसकी वेबसाइट पे ukmssb.org पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए नेक्स्ट एक अपडेटेड एग्जाम शेड्यूल और आया है। देखिए टीएमबी में, टीएमबी स्टैंड फॉर तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। अगर आप बैंक में जॉब करने के इच्छुक हैं तो अभी इसमें वैकेंसी निकली है। अब रिक्रूटमेंट ऑफ सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव SCSE सेकेंड। अब इसमें कितनी पोस्ट निकली हैं, 124 पोस्ट। अब इसकी लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, 16 मार्च। अब इसके बारे में अगर आपको और सारी जानकारी चाहिए तो इसकी वेबसाइट है जो कि www.tmbnet.in। इसमें जाके आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपडेटेड एग्जाम शेड्यूल है अभी का। अब देखिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अभी बहुत अच्छी वैकेंसी निकली है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के जरिए। अभी देखिए कौन सी वैकेंसी निकली है, समूह 1 उपसमूह 1 एवं समूह 2 उपसमूह 1 हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब इसमें देखिए आवेदन पत्र भरने की तिथि 1/3/2025 से 15/3/2025 तक है। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति, देखिए ऑनलाइन परीक्षा पद्धति और समय दिया हुआ है। देखिए अब इसमें आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि क्या है, 1/3/2025 से 20/3/2025 तक। संभावित परीक्षा दिनांक क्या है, 25 अप्रैल 2025 से प्रारंभ और 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। अब इसमें देखिए एम्प्लॉय सर्विस बोर्ड से संबंधित एडवर्टाइजमेंट के लिए आप www.esb.mp.gov.in पर जा सकते हैं और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इससे रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब आप लोगों के लिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर वन लाइनर मतलब बिंदुओं के रूप में महत्वपूर्ण लेटेस्ट करंट अफेयर जिनका कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी एसएससी पीएससी बैंकिंग इत्यादि में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी में भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डेली टू द पॉइंट करंट अफेयर। अब ये करंट अफेयर अभी हाल ही में हुए हैं तो इनका अत्यधिक उपयोग है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में लेटेस्ट करंट जो अभी अभी घटनाक्रम होते हैं, नवीनतम घटना चक्र या घटनाक्रम
उनसे रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में बहुत सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पिछले 24 घंटे की सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो परीक्षाओं में आपके काम आएंगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट इज, नासा ने चंद्रमा पर पानी के स्थान और उपस्थिति को मापने के लिए लूनर ट्रेल ब्लेजर लॉन्च किया गया, जिसका आकार डिश वॉशर जितना है। सेकेंड इज, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन को आईपीएल 2025 सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स का मेंटर चुना गया। थर्ड इज, अमरीकी बास्केटबॉल खिलाड़ी डायना टारसी ने 42 साल की उम्र में संन्यास लिया। उन्होंने 6 बार ओलंपिक गोल्ड पदक जीता है। 6 बार ओलंपिक गोल्ड जीता है, देखिए इन्होंने। नेक्स्ट इज, सुपर बिलियनियर की सूची में 30 लाख करोड़ रुपए के साथ इलॉन मस्क, टेस्ला इन्हीं की कंपनी है, के साथ पहले स्थान पर है। मुकेश अंबानी 290 लाख करोड़ रुपए संपत्ति के साथ 17वें स्थान पे हैं, और गौतम अदानी सर्वोच्च स्थान पर हैं। मतलब अंबानी और अडानी साथ में हैं अपनी संपत्ति के साथ, बिलियनियर, सुपर बिलियनियर की सूची में। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एक राष्ट्र एक पोर्ट योजना लॉन्च की। इससे देश के प्रमुख पोर्ट के संचालन और व्यापार में सुधार होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। और उन्होंने किसकी जगह ली? उन्होंने माधवपुरी की जगह ली। अब नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं। नेक्स्ट इज, केंद्र ने डिजिटल गवर्नेंस और सेवाओं को बढ़ाने के लिए आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। केंद्र ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है, डिजिटल गवर्नेंस की सेवाओं को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, ऑस्कर विजेता जीन हैकमैन का निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सुमन कुमार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति से रिलेटेड करंट अफेयर है। सुमन कुमार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की रिपोर्ट अनुसार दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 10 व्यस्तम हवाई अड्डों में 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय सेना ने लार्सन एंड टर्बो के साथ, जो कि एक कंपनी है लार्सन एंड टर्बो, 223 ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम खरीदने का समझौता किया है। यह सिस्टम सेना को रासायनिक हमलों से बचाव में मदद करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, बेंगलोर के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। इसका संचालन BIAL ने मैनजिज एविएशन के साथ किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, अमेजॉन ने पहली क्वांटम चिप आइसोलेट लॉन्च की है। क्वांटम चिप आइसोलेट लॉन्च की है अमेजन ने। यह एक नो
क्यूबिट चिप है जो बेहतर हार्डवेयर सिस्टम बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मुंबई और गोवा के बीच रोपवे फेरी सेवा शुरू होगी। 6.5 घंटे में यात्रा पूरी होगी मुंबई से गोवा के बीच, और यात्री अपने वाहन ले जा सकेंगे। मुंबई और गोवा के बीच रोपवे फेरी सेवा शुरू होगी। अब देख लेते हैं, देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, जो अभी हाल ही में घटित हुए। जैसे कि अभी देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा इडुक्की वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है इडुक्की? केरल राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024-25 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से कितनी बढ़ी? ये अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, इसमें से बन सकता है। कितनी बढ़ी अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप में? 6.2%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? पशु कल्याण में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को प्रतिवर्ष। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, ये इसका थीम है। किसकी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम है ये। सेबी के नए अध्यक्ष तो हमने देख ही लिए थे, तुहिन कांत पांडे हैं। हाल ही में ये भी हम देख चुके हैं, नेशन वन पोर्ट, वन नेशन वन पोर्ट, ये भी हम देख चुके हैं। आधार प्रमाणीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया आधार गवर्नेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आधार का प्रमाणीकरण अनुरोधों की अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यह जानकारी रोचक लगी होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जानकारी आपको इसमें अपडेट करानी है, या फिर कोई जानकारी आपको लगता है कि सही नहीं है, तो उससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सही गलत जो भी है आप कमेंट करिएगा, हम निरंतर प्रयास करेंगे कि उसमें सुधार करते रहें और आपको ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियाँ देते रहें। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, और मैं इसमें और ज़्यादा ज्ञानवर्धक और रोचक रोचक जानकारियों को समाहित करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनका भी ज्ञान बढ़ सके। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके और उनका ज्ञान बढ़ सके। तो फ्रेंड्स,
मिलते हैं नए नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अभ्यास करते रहिए। हाँ, और एक अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो विजिट माय कंप्लीट सीरीज फॉर एजुकेशन करेंट्स अफेयर 2025। देखिए, मैंने करेंट्स अफेयर से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस सीरीज के दूसरे पार्ट भी देख सकते हैं। जैसे क्या आप प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, जरूर पढ़िए करेंट्स अफेयर 2025 पार्ट 2 और पार्ट 3। और भी मेरे चैनल पे आपको अपडेटेड लेटेस्ट जानकारी के वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल और नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपडेटेड जानकारी के लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।